आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 2, जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मोलैरिटी के बारे में। देखिए, सपोज कर लीजिए कि हम लोग 1 लीटर सॉल्यूशन ले रहे हैं, तो इस 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के जितने मोल्स प्रेजेंट रहेंगे उसी को हम लोग सॉल्यूशन की मोलैरिटी कहेंगे। यानी बोल सकते हैं कि 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने सॉल्यूट के मोल्स प्रेजेंट होते हैं मोलैरिटी कहलाती है। तो डेफिनेशन लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने भी सॉल्यूट के मोल प्रेजेंट रहेंगे उसको हम लोग मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कहेंगे। अब देखिए, मोलैरिटी को हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, यानी मोलैरिटी बराबर हो जाएगा कैपिटल एम बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और जो वॉल्यूम लेना है सॉल्यूशन का वो हमेशा लीटर में लेंगे। और यदि सपोज कर लीजिए कि वॉल्यूम आपका मिलीलीटर में दिया है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी मोलैरिटी बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब ml में जब रखेंगे तो ऊपर 1000 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपकी हो गई मोलैरिटी। अगर सोच सब कभी भी मोलैरिटी दिया हो और वॉल्यूम दिया हो सॉल्यूशन का और आपसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पूछे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसको n से हम लोग डिनोट करेंगे, तो क्या हो जाएगा? देखिए, ये मोलैरिटी है और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इधर लाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा मोलैरिटी इनटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल्स को n से डिनोट कर देना और मोलैरिटी को m से और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को v से, यानी n इक्वल टू हो जाएगा m इंटू v। एक इसमें आपसे एक चीज और पूछता है कि क्या मोलैरिटी टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है? तो हाँ, मोलैरिटी टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होती है। तो हम लोग नोट करके लिख सकते हैं कि मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। अब कैसे टेम्परेचर पे डिपेंड करती है? तो देखिए, नीचे आपका दिया है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और आपको पता है कि यदि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो जो मोलैरिटी है वो डिक्रीज करेगी। यानी हम लोग लिख सकते हैं कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन increases and molarity decreases। यानी टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा जब तो मोलैरिटी घटेगी, क्योंकि मोलैरिटी जो होती है वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये मोलैरिटी के बारे में है। इसका यूनिट देख लेते हैं हम लोग, है ना, यूनिट ऑफ मोलैरिटी। यूनिट ऑफ मोलैरिटी हो जाएगा, देखिए ऊपर मोल है तो मोल पर लीटर,
इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल इंटू लीटर पे -1। तो ये आपकी मोलैरिटी हो गई। इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। इसको लिख लीजिए आप लोग, हम मिटा दे रहे हैं। क्वेश्चंस लिखते हैं। करें कि कैलकुलेट द मोलैरिटी of solution containing 5 gram of sodium hydroxide in 450 ml सॉल्यूशन। देखिए आपसे मोलैरिटी पूछा है और सोडियम हाइड्रोक्साइड का मास दिया तथा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है। तो मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज एक्ट एज ए सॉल्यूट, इसका मतलब सॉल्यूट कितना दिया है 5 ग्राम, एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 450 मिलीलीटर में दिया है। आपसे मोलैरिटी पूछ रहा है तो मोलैरिटी का हम लोग फार्मूला लगाते हैं। मोलैरिटी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपान में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और जब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में लेते हैं तो ऊपर 1000 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपके क्वेश्चन में गिवन नहीं है, आपके क्वेश्चन में केवल गिवन है मास ऑफ द सॉल्यूट। तो हम लोग मोल्स ऑफ द सॉल्यूट निकालते हैं। तो देखिए मोल्स बराबर होता है गिवन मास अपान में मोलर मास। तो गिवन मास है 5 ग्राम और मोलर मास सोडियम हाइड्रोक्साइड का निकालते हैं हम लोग। तो सोडियम का एटॉमिक वेट होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। इसको आप लोग ऐड करेंगे 6 1 7 3 10, कैरी बचा 1 और 2 1 3 1 4। तो इसका मोलिकुलर मास आ जाएगा 40। 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 1/8। यानी मोल्स आपका आ गया 1/8। यहाँ पे पुट कर देते हैं 1/8 इंटू में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1/8 पुट कर दिए हम लोग। अब हमको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पुट करना है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है 450 और ऊपर 1000 से क्या कर देंगे हम लोग मल्टीप्लाई। देखिए 0 से 0 कैंसिल, क्या बचेगा 100/8 इंटू 45। 5 से काट कर दीजिए तो 20 बढ़ जाएगा और 5 9 जा 45, यानी 20/8 इंटू 9। तो 20/8 9 जा 72। और जब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा आपका 0.278। इसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर। तो हम लोगों ने एक क्वेश्चन इस पर देख लिया। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है डाइल्यूशन का, तो अब हम लोग उसको देखते हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग डाइल्यूशन का कॉन्सेप्ट देखते हैं। यानी आपसे पूछे रिजल्टेंट
आफ्टर डाइल्यूशन। तो देखिए डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, डाइल्यूशन का मतलब होता है सॉल्यूशन को पतला करना। और किसी भी सॉल्यूशन को हम पतला कब कैसे करेंगे, तो वाटर को ऐड करके। जैसे मान लीजिए किसी ने शरबत बनाया और शरबत उसका बहुत मीठा हो गया, इसका मतलब है कि सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है, चीनी की क्वांटिटी ज़्यादा है। तो उसको पतला करने के लिए क्या करेंगे, क्या हम लोग शुगर उसमें से निकाल लेंगे? ऐसा तो कर नहीं सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, उस सॉल्यूशन में वाटर ऐड कर देंगे। तो चलिए देखते हैं कॉन्सेप्ट। सपोज कर लीजिए हमने शुगर और वाटर का सॉल्यूशन ले लिया और ये सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है, यानी बहुत गाढ़ा है। अब कोई इसको क्या करना चाह रहा है, पतला करना चाह रहा है, डाइल्यूट करना चाह रहा है। सॉल्यूशन को कोई डाइल्यूट करना चाह रहा है। तो एक बात आप समझिए, जितनी शुगर की क्वांटिटी यहाँ है उतनी ही शुगर की क्वांटिटी यहाँ है। यानी दोनों केस में शुगर की क्वांटिटी सेम है, सिर्फ बढ़ क्या रहा है, पहले वाटर कम था, अब वाटर की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। यानी याद रखिए जो मोल्स है ना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट वो N1 ले लेते हैं और यहाँ पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट N2 कंसीडर कर रहे हैं। और यहाँ पे जो सॉल्यूशन की मोलैरिटी है उसको M1 मान लेते हैं और वॉल्यूम को हम लोग V1। यहाँ पे जो नेट मोलैरिटी आ रही है यानी वाटर ऐड करने के बाद उसको हम लोग मान लेते हैं M2 और वॉल्यूम, क्योंकि वाटर ऐड करेंगे तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा V2। अब आप याद रखिए बस एक चीज चेंज नहीं हुआ है, पहले भी मोल्स ऑफ सॉल्यूट उतने ही थे जितने अब है। यानी शुगर की क्वांटिटी पहले भी सेम थी, अभी भी सेम है। शुगर की क्वांटिटी तो घटी है ना तो बढ़ी है, तो मोल्स सेम रहेंगे। तो यहाँ पे नोट करके एक बात लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विल बी सेम आफ्टर डाइल्यूशन। यानी डाइल्यूट करने के बाद भी जो नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे वो सेम होंगे। यानी N1 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं N2। अब आपको पता होगा हम बताए थे कि नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं N इक्वल टू M इंटू V। अब देखिए पहले केस में मोल N1 है और उसकी मोलैरिटी M1 है और उसका वैल्यू V1। दूसरे केस में मोलैरिटी N2 ले रहे हैं, मोलैरिटी V2 और वैल्यू V2। तो N1 बराबर लिख सकते हैं M1 इंटू V1 और N2 बराबर M2 इंटू V2। तो यहाँ से M2 ये याद रखिएगा, M1 V1 इक्वल टू M2 V2 और यहाँ से M2 बराबर आ जाएगा, ये V2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा M1 V1 अपॉन V2। तो ये आ जाएगी न्यू मोलैरिटी, रिजल्टेंट मोलैरिटी। तो ये कॉन्सेप्ट होता है डाइल्यूशन का। यानी किसी भी सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट करेंगे तो जो न्यू मोलैरिटी है वो क्या होगी, तो M1 V1 अपॉन V2। इस पे क्वेश्चन हम लोग करते हैं ताकि ये आपको और क्लियर हो जाए। तो इसको पहले आप लोग लिख लीजिए। तो चलिए अब हम लोग इस पर क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द मोलैरिटी of
30 ml of 0.5 molar H2SO4 solution. Diluted to 500 ml। देखिए कह रहा है कि मोलैरिटी पूछ रहा है आपसे कि व्हाट विल बी द मोलैरिटी, और कह रहा है कि 30 ml वॉल्यूम है और उसकी मोलैरिटी है 0.5। मतलब एक सॉल्यूशन हम लोगों ने लिया है H2SO4 का, जिसकी मोलैरिटी M1 बराबर दिया है 0.5, वॉल्यूम V1 बराबर दिया है 30 ml, और इसको डाइल्यूट कर दिया गया है, यानी वाटर ऐड करने के बाद। जब वाटर ऐड करेंगे तो आपको पता है कि मोलैरिटी चेंज हो जाएगी, तो हम मान लेते हैं इसकी मोलैरिटी कितनी हो जाएगी, M1 M2, इसकी मोलैरिटी कितनी हो जाएगी, M2, और इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो वॉल्यूम दिया है 500 ml। अब आपको कॉन्सेप्ट पता है कि जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो सेम होते हैं, यानी M1 इक्वल टू V1 बराबर M2 इक्वल टू V2, पीछे हम लोग पढ़ कर आए। तो यहाँ से M2 बराबर बताए थे M1 V1 अपन V2, पुट कर देते हैं फार्मूला पे। मोलैरिटी दिया है M1 दिया 0.5 मोलर और वॉल्यूम दिया है 30 ml, फिर ये V2 दिया है 500, 0 से 0 कैंसल, यानी 0.5 इंटू 3/50, 5 1 जा 5, 5 10 जा 50, यानी 0.1 इंटू 3/10, तो 0.3/10 विच इज इक्वल टू आएगा 0.03 मोलर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी जो न्यू मोलरिटी आएगी डाइल्यूट करने के बाद 0.03 मोलर आएगा। तो ये एक क्वेश्चन हम लोग इस पर देख लिया। अब हम लोग मोलैलिटी पर आते हैं। इसमें एक और कंसंट्रेशन में मोलैलिटी, तो उस पर अब हम लोग बात करते हैं। इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए। देखिए मोलैलिटी को हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं। और अब देखिए मोलैलिटी में हम लोग सॉल्यूशन ले रहे थे, इसमें हम लोग सॉल्वेंट लेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट लेंगे, यानी 1 kg सॉल्वेंट में जितने भी मोल्स होंगे सॉल्यूट के, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी 1 kg सॉल्वेंट में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जितना डिजॉल्व होगा वही मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन होगा। तो हम लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट is known as molality of solution। यानी मोलैलिटी बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपान में मास ऑफ सॉल्वेंट, और जो मास ऑफ सॉल्वेंट रखना है हमेशा केजी में रखना है। यदि आप मोलैलिटी का जो मास, मोलैलिटी में मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में रखेंगे तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अपान में मास ऑफ सॉल्वेंट, और यदि सॉल्वेंट ग्राम में रखेंगे ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बात आप लोग याद रखिएगा।
एक और चीज नोट करके लिख लीजिएगा कि मोलैलिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। मोलैलिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, यानी मोलैलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है। और यूनिट ऑफ मोलैलिटी हो जाएगा, देखिए ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है तो सॉल्यूट के मोल्स को मोल में ही मेजर करेंगे, पर मास ऑफ सॉल्वेंट को केजी में, तो इसका यूनिट हो जाएगा मोल पर केजी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मोल इंटू केजी पर -1, तो ये यूनिट ऑफ मोलैलिटी हो जाएगा। लिख लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए। इस पर एक क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद मोल फ्रैक्शन पे चलेंगे। अब हम लोग इस पे क्वेश्चंस देखते हैं। कह रहा है कि कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड। और इसका फार्मूला भी दे रहा है CH3COOH इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो देखिए आपसे क्या पूछा है, मोलैलिटी कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है, और दिया क्या है, एथेनोइक एसिड और बेंजीन दिया है। तो मास ऑफ एथेनोइक एसिड ये सॉल्यूट की तरह एक्ट कर रहा है क्योंकि इसकी क्वांटिटी कम है 2.5 ग्राम, और मास ऑफ बेंजीन इसकी क्वांटिटी ज्यादा है, ये सॉल्वेंट की तरह काम करेगा 75 ग्राम। अब आपसे मोलैलिटी पूछा है, तो मोलैलिटी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट, और अगर ग्राम में दिया है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो आपको निकालना पड़ेगा। तो मोल्स बराबर होता है गिवन मास अपन मोलर मास। तो सॉल्यूट का जो मास गिवन है वो 2.5 ग्राम गिवन है, और मोलर मास इसका निकाल लेते हैं। तो देखिए 2 कार्बन है तो 2 इंटू, एक कार्बन का एटॉमिक होता है 12, तो 2 कार्बन का जो 2 इंटू 12 प्लस 4 हाइड्रोजन है, और एक हाइड्रोजन का होता है 1, तो 1 इंटू 4, और 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 ऑक्सीजन का 16 इंटू 2, तो 24 प्लस 4 16 टू जा 32, इसको 8 कर दीजिए, 4 4 8 2 10, 3 2 5 1 6, 60 आएगा। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.0417 मोल। 0.0 इसको लिख सकते हैं 0.0417 मोल। ये इतने मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गए। यहाँ पे पुट कर देते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है 0.0417, और मास ऑफ सॉल्वेंट 75 ग्राम इंटू 1000। इस केस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 41.7/75, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा आपका
0.556 मोल पर केजी, ये इसकी मोलैलिटी हो जाएगी। नोट कर लीजिए आप लोग। अब इसमें एक और टर्म है मोल फ्रैक्शन। तो देखिए मोल फ्रैक्शन को डिनोट किया जाता है साई से, और मोल फ्रैक्शन होता क्या है, डेफिनेशन पे आते हैं। तो मोल फ्रैक्शन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट divided by total moles of the solution। यानी जिसका मोल फ्रैक्शन पूछेगा उसके मोल्स हमको ऊपर रखने हैं और टोटल सॉल्यूशन के मोल से डिवाइड कर देना है। जैसे सपोज कर लीजिए आपसे सॉल्यूट का पूछे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, साई जो है मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं। तो क्या करेंगे, करें कि मोल्स ऑफ कंपोनेंट, यानी अगर सॉल्यूट का पूछेगा तो सॉल्यूट के मोल्स ऊपर रखने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसको हम लोग Na से डिनोट करेंगे। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, हम लोग सिर्फ मोल्स लिख रहे हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को Nb से, सॉल्यूट को A से डिनोट कर रहे हैं, एक्स ए बराबर लिख सकते हैं इसी को हम लोग Na अपान Na प्लस Nb। और सेम इसी तरह यदि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पूछे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो अब मोल्स, सॉल्वेंट के मोल्स ऊपर रख देंगे, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपान में मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, यानी XB Nb अपान Na प्लस Nb। तो आप जहां पे नोट करके लिख सकते हैं, वेयर Xa इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और Xb इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। और Na इज द मोल्स ऑफ सॉल्यूट और Nb इज द मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ये बातें आप लोग नोट करके रखिएगा। एक और चीज याद रखिए, इतना पहले आप लोग लिख लीजिए फिर बताते हैं। देखिए इसको मिटाते हैं, देखिए एक्स ए बराबर है Na अपन Na प्लस Nb, तो एक्स ए प्लस एक्स बी जो होगा क्या होगा, एक्स ए की वैल्यू है Na अपन Na प्लस Nb, सेम एक्स बी की वैल्यू है Nb अपन Na प्लस Nb। अब डिनोमिनेटर सेम है तो नंबरेटर सिंपली ऐड हो जाएगा, तो Na प्लस Nb, Na प्लस Nb, और ये कैंसर, कितना होगा 1, यानी साई ए साई बी बराबर 1, साई ए प्लस साई बी बराबर 1, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का जो सम होगा 1 होता है, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का जो सम होता है 1 होता है। यानी यदि आपको क्वेश्चन में एक का मोल फ्रैक्शन पता हो गया तो दूसरे का निकालने के लिए 1 में से उसको माइनस कर देंगे।
तो चलिए अब हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए कह रहे क्वेश्चंस कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल in a solution containing 20% of ethylene glycol। और इसका फार्मूला दिया है C2H6O2 बाई मास। देखिए आपसे क्या कह रहा है, पूछ रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल पूछा है ना। तो निकालते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल, और दिया है कि जो एथिलीन ग्लाइकोल है मास परसेंटेज है 20%। 20% मास परसेंटेज है, इसका मतलब है मास परसेंटेज क्या होता है W/W। कितना दिया है 20%, और 20% कहने का मतलब होता है कि 20 ग्राम सॉल्यूट 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। यानी मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, मास ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल कितना हो जाएगा 20 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 100 ग्राम। तो सॉल्वेंट कितना होगा, सॉल्वेंट अगर क्वेश्चन में नहीं दिया होता है तो हम लोग वाटर लेते हैं। कितना हो जाएगा सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट, यानी 100 माइनस 20 करेंगे तो 80 ग्राम, यानी 80 ग्राम आपका क्या हो गया मास ऑफ सॉल्वेंट। तो देखिए आपको पता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल देखिए हम लोग ऐसे लिख देते हैं सीधे इसको एथिलीन ग्लाइकोल। और एथिलीन ग्लाइकोल का फार्मूला होता है C2H6O2। तो जिसका मोल फ्रैक्शन पूछता है उसको ऊपर रखते हैं, यानी एथिलीन ग्लाइकोल के मोल को ऊपर रखेंगे अपान में n। फार्मूला सीधे लिखने C2H6O2 यानी मोल ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल प्लस मोल ऑफ वाटर। तो मोल निकालते हैं, तो मोल ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल, मोल बराबर होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास है 20 और मोलर मास इसका होता है C2H6O2 का, निकाल लीजिए 2 × 12 प्लस 1 × 6 प्लस 2 × 16। कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 6 होता है। तो 12 × 2 = 24 प्लस 6 16 × 2 = 32। इसको ऐड कर दीजिए 6 2 8 4 12, कैरी बचा 1, 3 2 5 1 6, यानी 62 हो गए। यहाँ पे रख देते हैं, और इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा आपका 0.322 मोल।
सेम वाटर का मोल निकाल देते हैं। तो गिवन मास अपन मोलर मास, गिवन मास दिया है वाटर यानी सॉल्वेंट का 80 और मोलर मास होता है 18 भाग करेंगे तो आएगा 4.444। यहाँ पे पुट कर देते हैं। एथिलीन ग्लाइकोल का जो मोल आया है 0.322 और एथिलीन ग्लाइकोल का मोल फिर 0.322 प्लस मोल्स ऑफ वाटर 4.444। तो 0.322 और इसको 8 करेंगे तो आपका कितना होगा 4 2 6 4 2 6 4 3 7 प्लस 4.766 और इसको आप जब डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.0675। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.068। मोल फ्रैक्शन की कोई भी यूनिट नहीं होती है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल हो जाएगा 0.068। आपसे क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर नहीं पूछा है। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर पूछता तो आपको पता है कि XA प्लस XB बराबर होता है 1, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6O2 एथिलीन ग्लाइकोल प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O का सम 1 होगा और इसका मोल फ्रैक्शन निकल गया है। कितना है 0.068 प्लस, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O हो जाएगा 1 माइनस 0.068 और 1 में से इसको माइनस कीजिए कितना आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.932। ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। यदि पूछा होता क्वेश्चन में, तब पूछा नहीं है, फिर भी हम लोग निकाल ले रहे हैं। थैंक यू क्लास, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।